Hello everyone, welcome to today's lecture. Today we would be starting a new unit that is what capacitors. ठीक है, एक्चुअली कैपेसिटर्स को लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाते हैं, है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट, बट मैं इसको एक सेपरेट एक अलग यूनिट बना के पढ़ा रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पहली यूनिट कंप्लीट हो गई एंड टुडे वी विल बी स्टार्टिंग कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स को स्टार्ट करने से पहले मतलब मैं अभी आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि कैपेसिटर्स क्या है, क्यों है, कैसा है। उससे पहले एक छोटा सा चीज हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स स्लैश मेटल्स। ठीक है, ये पढ़ोगे तभी जाके कैपेसिटर्स आप समझ पाओगे। तो अभी आप ध्यान रखना कि इस लेक्चर से पहले हमने जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी थी, जो भी हमने कंसेप्ट्स पढ़े थे, दे वेर फॉर नॉन कंडक्टिंग बॉडी या बैड कंडक्टर या नॉन कंडक्टर। अभी हम कंडक्टर्स के लिए कुछ समझेंगे। तो बेसिकली आपको कंडक्टर्स भी बोल सकते हैं या दोनों प्रॉपर वर्ड मेटल्स यूज करेंगे। कंडक्टर्स बोल लो या मेटल्स बोल लो। तो बेसिकली देखो, कंडक्टर हो गया या मेटल हो गया या क्या हो गया, नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक। अब देखो ये एक नया वर्ड आया डाइलेक्ट्रिक। कैपेसिटर में बहुत ज्यादा ये वर्ड यूज होगा कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। तो नॉन कंडक्टर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, कंडक्टर्स दे हैव लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डाइलेक्ट्रिक में क्या है, दे हैव वेरी लेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखो अभी तक हम जो पढ़ते थे कि यहाँ कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नॉन कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, बट ये गलत कंसेप्ट है। कंडक्टर के पास बहुत सारे होते हैं और नॉन कंडक्टर के पास बहुत कम होते हैं। तो हम लोग इसको समझेंगे भी, जब मैं कैपेसिटर पढ़ाऊंगा तो कम होते हैं और डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो दिस वी विल स्टडी इन व्हाट, कैपेसिटर्स। तो अभी हम लोग को कंडक्टर्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर का, पोटेंशियल कंडक्टर का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर का, ये सारी चीजें डिस्कस करनी है। तो प्रॉपर्टी वाइज हम डील करते जाएंगे। आपको सीबीएसई आईसीएसई स्कूल में पूछता भी है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, no electric field slash lines can pass through the conductor, that is electric field inside a conductor is zero। तो देखो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग ने क्या डिस्कस करेंगे या क्या डिस्कस करेगा कि एक कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्या पास नहीं करेगा। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन व्हाट, पास थ्रू दी क्या, कंडक्टर। ठीक है, तो चलो समझते हैं। तो ये ध्यान रखो कि कंडक्टर को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है। तो समझो मेरा बात को अच्छे से। सपोज मान लो ये एक पॉजिटिव प्लेट है और ये एक नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा मैं दूर बना देता हूं, ये एक नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, ठीक है। दिस इज व्हाट माय ई एक्सटर्नल। बात को समझते जाना। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मैं कंडक्टर रखा, बात को समझो। दिस इज व्हाट माय क्या, कंडक्टर, ठीक है। ये कंडक्टर है ना। हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर को रखेंगे तो क्या होगा वो हम समझ रहे हैं। खाली आप एक कंडक्टर को पकड़ोगे और उसके बारे में डिस्कशन करोगे तो गलत है। पॉइंट ध्यान रख रहे हो कि नहीं ध्यान रख रहे हो? इसमें ये क्या बोले, व्हेन अ कंडक्टर इज व्हाट, प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप एक कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तब ये बात आएगी। खाली आपको एक कंडक्टर को ले ली और उसको डिस्कशन कर रहे हैं तो वो बात नहीं है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है। तो जब आप एक कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो कंडक्टर के पास क्या है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। आ रहा है बात समझ में? तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, नेगेटिव प्लेट के पास अट्रैक्ट हो जाएंगे। आ रहा है बात समझ में? तो यहां अगर नेगेटिव आ गया तो यहां क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। आया बात समझ में? आर यू गेटिंग दिस? क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पता है ये जो चार्जेस यहां पर जनरेट हुए, यहां पे ये नेगेटिव चार्ज पूरा जनरेट हुआ और यहां पे ये पूरा क्या हो गया,
पॉजिटिव चार्ज पूरा जनरेट हुआ, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंड्यूस्ड स्लैश पोलराइज्ड चार्जेस। ठीक है, इंड्यूस्ड या पोलराइज्ड क्यों बोले, क्योंकि ये इंडक्शन से आया। इंडक्शन मतलब ये पॉजिटिव प्लेट है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट करके यहाँ पर ले आया, तो यहाँ अगर नेगेटिव चार्जेस जमा हो गए तो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्जेस आपका जमा हो जाएगा। अब ये तो ब्लू वाला ई एक्सटर्नल है, बात को समझते जाना। ठीक, क्या हुआ, ये जो इंड्यूस्ड चार्जेस है इसके कारण भी देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। आ रहा है बात समझ में, इसको मैं क्या बोलूंगा, ईपी। कुछ बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या मैं बता रहा हूं, ई एक्सटर्नल ब्लू वाला अलग है, ये ब्लैक वाला इज व्हाट, ईपी। ठीक है, तो चलो मैं यहां पर लिख देता हूं, ई एक्सटर्नल इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अपने आप आ रहा है। ठीक है, व्हाट इज ईपी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या, इंड्यूस्ड चार्जेस। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये ई एक्सटर्नल हो गया ब्लू वाला, और इसके कारण इंडक्शन हुआ तो ये ईपी हुआ। अब देखो ये दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। आर यू गेटिंग, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये देखा गया, मैं देखो क्या बता रहा हूं, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ई एक्सटर्नल का जितना वैल्यू होगा वही ईपी का वैल्यू होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये कैसे हुआ मैं आपको समझाता हूं। देखो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, पूरे घूम रहे हैं कंडक्टर्स में, तो जितना स्ट्रॉन्ग आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रखोगे उतना स्ट्रॉन्ग से इलेक्ट्रॉन्स को खींच के यहां जमा करेगा। तो क्या होता है, एज देयर इज लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आप ई एक्सटर्नल कम करोगे तो ई इंड्यूस्ड कम होगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा। ई एक्सटर्नल ज्यादा करोगे तो ई इंड्यूस्ड भी ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भारी मात्रा में, वी हैव सफिशिएंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ई एक्सटर्नल कम हुआ तो ये भी चार्जेस कम हुआ, तो ई पोलराइज्ड या ई इंड्यूस्ड भी क्या हो गया, कम हो गया। आ रहा है बात समझ में, ई एक्सटर्नल ज्यादा हुआ तो ये जो चार्जेस है ये भी क्या होंगे, ज्यादा इंड्यूस होंगे, तो ई क्या, पोलराइज्ड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। यानी कि अल्टीमेटली क्या होता है, यानी कि अल्टीमेटली देखो व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये अपना कंडक्टर है ना, मतलब ये जब आप रखे और ये फाइनल डायग्राम में बता रहा हूं, अल्टीमेटली ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ध्यान दो, ये ऐसे करके यहां से गया, अंदर में गायब हो गया, ऐसे करके गया, अंदर में गायब हो गया, ऐसे करके गया, अंदर में गायब हो गया। यानी कि ई नेट इक्वल्स टू, कुछ बात समझ में आया? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ही नहीं तो इंटेंसिटी क्या होगा, बात क्लियर है। ये बाहर वाला ई एक्सटर्नल था, अंदर में क्या हो गया, ईपी आ गया, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों क्या हो गए, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो यहां पर ई एक्सटर्नल है, दिस इज व्हाट ई एक्सटर्नल का जो भी वैल्यू है, यहां पर भी क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, लेकिन कंडक्टर के अंदर क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। आ रहा है बात समझ में? तो ये तभी वैलिड है जब आप एक कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, तो ये सिचुएशन होगा। आप बोलोगे सर खाली एक कंडक्टर को लेकर स्टडी करेंगे तो भाई उसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो क्या स्टडी करेंगे? आ रहा है बात समझ में? कैपेसिटर्स पढ़ाना है, यूनिट कैपेसिटर्स है, उसमें ये सारी चीजें आएंगी, बट हमको पहले समझना है कि कंडक्टर्स अलग कैसे बिहेव करता है नॉन कंडक्टिंग बॉडी से। ये लेक्चर से पहले जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी थी दे वर फॉर नॉन कंडक्टिंग बॉडी, नाउ व्हाटएवर वी आर स्टडीइंग इट इज फॉर व्हाट, क्या, कंडक्टर्स या व्हाट, कंडक्टिंग बॉडी। तो पहली प्रॉपर्टी आई होप आपको क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। सेकेंड एंड थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। देखो सेकेंड प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी से भी आया है, फ्रॉम फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो बहुत सिंपल सा चीज है, क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग बॉडीज फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड
by placing them inside a conductor is called electrostatic shielding because conductor do not allow electric field lines to pass through. आ रहा है बात समझ में क्या आप बोल रहे हो? मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? हमने पढ़ा था कि एक कंडक्टर के अंदर से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, पास नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पास नहीं करेगा तो कंडक्टर के अंदर पे अगर हम कोई भी बॉडी को रख देंगे तो वो क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से सेफ हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शील्डिंग बोलते हैं। अब देखो इस पे सवाल कैसे सीबीएसई पूछा था, ये एग्जांपल के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, बट ये पता है सीबीएसई ने ये चीज पूछा था, इट इज सेफर टू बी इनसाइड अ कार देन एन ओपन ग्राउंड ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म। तो देखो जब बिजली कड़कता है, बहुत तेज थंडरिंग होता है या लाइटनिंग होता है, तो हम लोग जनरली बोलते हैं कि यार अगर हम कार में रहेंगे, मेटल बॉडी है, तो हमको जोर से बिजली लगेगा, और सेफ है यार ओपन ग्राउंड में चले जाओ वहां बिजली नहीं लगेगा। दैट इज अ मिसकंसेप्शन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। एज अ साइंस स्टूडेंट आप जानते हो कि कार में सेफ रहेगा क्योंकि कार में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करेगा। आ रहा है बात समझ में? मतलब सपोज ये आपका कार है, अगर कार एक कंडक्टर है, मेटल है, तो इसके अंदर अगर आप रहोगे, ठीक है, तो ही आप सेफ रहोगे, बाहर आप अनसेफ हो। क्यों बोलो? क्योंकि जब भी लाइटनिंग आएगी ये कार से क्या पास नहीं कर पाएगी। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लाइटनिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो कार के अंदर है they will not receive a shock, whereas जो open ground में है they will not receive a shock. So this process is known as electrostatic shielding. तो ये प्रॉपर्टी 1 से ही आया था कि कोई भी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, पास नहीं करेगा। अब आते हैं थर्ड पे, ये इंपॉर्टेंट है। Any amount of charge given to a conductor always resides only on its surface. अब ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप कभी भी एक कंडक्टर को चार्ज दोगे तो कंडक्टर पे सिर्फ क्या रहेगा, सरफेस पे ही चार्ज रहेगा। तो इसको प्रूव करने भी बोलता है और ये काम का भी चीज है। फॉर एग्जांपल देखो, मैं दो बॉडी ले रहा हूं, एक मैं ले रहा हूं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और एक मैं क्या ले रहा हूं, कंडक्टिंग स्फीयर। आ रहा है बात समझ में? दो बॉडीज है, एक कंडक्टिंग हो गया और एक नॉन कंडक्टिंग हो, ठीक है। तो अगर मान लो ये नॉन कंडक्टिंग है, स्फीयर है, बात समझना, इट इज व्हाट, स्फीयर। मैं इसको प्लस क्यू चार्ज दे रहा हूं, स्फीयर है, शेल नहीं है। तो नॉन कंडक्टिंग है तो ये पूरा इसके क्या वॉल्यूम में रिसाइड करेगा। वहीं अगर एक कंडक्टिंग स्फीयर में ले आर रेडियस का कंडक्टिंग स्फीयर, अंदर में मटेरियल है, बट चार्ज जब तुम दोगे तो चार्ज सिर्फ और सिर्फ उसके कहां पर रिसाइड करेगा, सरफेस पे रिसाइड करेगा। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नॉन कंडक्टर को चार्ज दो तो पूरा वॉल्यूम में रहा, कंडक्टर को चार्ज दिए तो सिर्फ और सिर्फ उसके कहां पर रहा, सरफेस पे रहा, ठीक है। अगर मैं इसका सिग्मा निकालूंगा तो देखो क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। वहीं मैं इसका सिग्मा निकालूंगा तो दिस इज क्यू बाय व्हाट, सरफेस एरिया, दैट इज व्हाट 4 पाई आर स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब भी आप सवाल पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से ध्यान देना, कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है। नॉन कंडक्टर में जैसा शेप हुआ उस पे स्प्रेड करेगा या उस पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कंडक्टर का सिर्फ सरफेस पे रहेगा। आ रहा है बात समझ में? कंडक्टिंग का सिर्फ सरफेस। अब देखो इसका प्रूफ या इसका रीजन देख लो, कई बार स्कूल एग्जाम्स में पूछता है। सपोज ये कंडक्टिंग बॉडी, दिस इज अ व्हाट, कंडक्टर। सुनते जाओ, मैं यहां पर एक गॉसियन सरफेस बना रहा हूं, दिस इज माय व्हाट, गॉसियन सरफेस। कोई भी शेप एंड साइज का कहीं भी बना रहा हूं, ये ds, ये ds, ठीक है। सुनते हुए चलो, ठीक है। तो फ्रॉम गॉस लॉ
याद करो भाई, गॉस लॉ पढ़ना है हम लोग को, मतलब पढ़ना है मतलब हमने पढ़ चुका है ये। फ्रॉम गॉस लॉ इंटीग्रेशन ऑफ ई ds cos theta equals to q enclosed by epsilon, पढ़े है ना यार, e ds cos theta equals to q enclosed by epsilon, but e equals to 0 has electric field inside a क्या कंडक्टर इज 0। अभी हमने पढ़ा फ्रॉम व्हाट प्रॉपर्टी 1 कि एक कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ही नहीं, तो इसमें भी क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो ये वाला टर्म दिस इज व्हाट 0, तो ये LHS पूरा 0 हो गया, q enclosed by epsilon, तो इससे क्या आता है q enclosed is 0, तो q enclosed 0 का मतलब क्या हुआ कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या चार्ज नहीं है। आ रहा है बात समझ में? तो देखो ये गॉसियन सरफेस मैंने कहीं पर भी बनाया है, तो आप ये गॉसियन सरफेस को कहीं पर भी बनाओ थ्रू आउट द कंडक्टर, तो उसके अंदर चार्ज एनक्लोज्ड आया 0, तो अगर गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज्ड 0 आया तो चार्ज कहां पर रहेगा, सिर्फ सरफेस पे रहेगा। आया बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, इसका एप्लीकेशन भी मैंने आपको बता दिया, इसका प्रूफ भी बता दिया। प्रूफ 1 मार्क का आएगा कि जैसे आपका ये पूरा कंडक्टर है, कंडक्टर पे अंदर पे मैं आर्बिट्ररी शेप का गॉसियन सरफेस लिया, ds दिखाया, गॉस लॉ से e ds cos थीटा इज व्हाट q enclosed by epsilon नॉट, ठीक है। e का वैल्यू क्या हो गया, इसमें 0 हो गया क्योंकि अंदर में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, E 0 तो LHS 0, LHS 0 equals to Q enclosed, तो Q enclosed की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। Are you getting this? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ तक हमने 3 प्रॉपर्टी कर ली थी और देखो सारे प्रॉपर्टीज एक दूसरे से रिलेटेड है, जब मैं सारा कंप्लीट कर दूंगा देन आई विल बी रिवाइजिंग दिस प्रॉपर्टीज। अब हम नेक्स्ट 4th प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। 4th प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। Electrostatic potential is constant throughout the volume of the conductor and has same value on its surface, यानी कि एक सिंपल सेंटेंस में बोले a conductor is an what equipotential volume, ठीक है। कंडक्टर क्या है, इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता था, सिर्फ सरफेस पे पोटेंशियल सेम होगा। चलो यहाँ मैं बना के समझाता हूँ। सपोज ये कंडक्टर है तो इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम, इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम मतलब सब पॉइंट, ये सरफेस पे भी कोई भी पॉइंट लो तो पूरे पर V इज व्हाट, V इज पोटेंशियल इज व्हाट क्या कांस्टेंट। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है? कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम, तो थ्रू आउट द वॉल्यूम सरफेस पे भी और अंदर पे कहीं पर भी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह पर क्या रहेगा, पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब इसका जो रीजन है वो लैंग्वेज में लिखा हुआ, मैं एक बार लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ, उसके बाद हम उसको टेक्निकली और अच्छे से समझेंगे। एज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0, no work is done in moving a small test charge within the conductor, so there is no potential difference between any 2 points inside the conductor, therefore potential is constant क्या inside the conductor। तो ये जो लिखा है इसको मैं समझाता हूँ यहाँ पे क्या ये बोल रहा है। सपोज मैं कोई भी एक कंडक्टर ले लेता हूँ, ठीक है, एक पॉइंट A ले लिया, एक पॉइंट B ले लिया, एक Q चार्ज को मैं A से B लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। आ रहा है बात समझ में? एक Q चार्ज को A से B लेके जा रहा हूँ, तो मैं लिखता हूँ वर्क डन टू मूव चार्ज Q फ्रॉम A to B, ठीक है। तो W इक्वल्स टू व्हाट, Q V फाइनल माइनस V इनिशियल, क्लियर है? दैट इक्वल्स टू Q A से B लेके जा रहे हैं, दिस इज व्हाट VB माइनस VA। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? W, बट W इज व्हाट
fs cos theta is q vb minus va. work done is what? force into displacement into cos theta. बट फोर्स क्या है याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कितना चार्ज मूव कर रहे हैं, q. f is eq, this is s cos theta is q vb minus va. लेकिन आपको पता है ना E is what? 0. तो ये पूरा टर्म 0 हो गया. तो इससे क्या आ रहा है? VB equals to VA. Are you getting this? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? VB equals to VA का मतलब A और B पॉइंट दोनों का पोटेंशियल क्या है? सेम है. आ रहा है बात समझ में? तो देखो ये A और B पॉइंट मैंने अपने से अज्यूम किया था, तो ये कहीं पर भी हो सकता है. आर यू गेटिंग दिस? चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये A और B कहीं पर भी हो सकता है. तो कहीं पर भी क्या है? दो पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम है. तो अगर पोटेंशियल इज सेम तो हम क्या बोल देंगे? अगर पोटेंशियल सेम है तो दिस इज व्हाट? इक्विपोटेंशियल सरफेस. आर यू गेटिंग दिस? इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम बोलूंगा क्योंकि थ्रू आउट द वॉल्यूम सेम है. ठीक है, इसलिए मैंने बताया ना कि थ्रू आउट द वॉल्यूम में जितने पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या है? सेम. ठीक है, पूरा ये वॉल्यूम पे पोटेंशियल कांस्टेंट है. और ये जो लैंग्वेज लिखा हुआ था ये लैंग्वेज का क्या है? ये आपका एक्सप्लेनेशन है. फिफ्थ पॉइंट जो इसी से आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड. ठीक है, याद रखना ये जो सेंटेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज्ड कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. रीजन कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो आप ये चीज पढ़े भी हो, हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी में ये डिस्कस की थी कि कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा. एंड दिस इज जस्ट आउटसाइड अ चार्ज्ड कंडक्टर. तो सपोज ये कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है, मान लो इसको चार्ज मैं प्लस क्यू देता हूं, तो प्लस क्यू यहां पर रिसाइड करेगा. ठीक है, तो अंदर पे तो E जीरो रहेगा लेकिन सरफेस पे क्या रहेगा? जस्ट परपेंडिकुलर रहेगा. ठीक है, ये आउटसाइड पे हम बात कर रहे हैं. आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. तो क्यों परपेंडिकुलर है भाई? उसका रीजन भी देखो इसमें मैं लिख दिया हूं, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम. इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम मतलब सरफेस पे और अंदर पे हर जगह पर क्या पोटेंशियल क्या है? सेम है. ठीक है, तो सरफेस पे जो भी होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? परपेंडिकुलर हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो यहां तक हमने 5 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी. और देखो सब प्रॉपर्टी एक दूसरे से लिंक्ड है, पहले से लेके 5th तक हमने डिस्कस कर लिए. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूछेगा भी. Electric field at the surface of the charged conductor is sigma by epsilon naught, where sigma is surface charge density of the conductor. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के सरफेस में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है और सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो देखो अब इसका प्रूफ देखते हैं. ठीक है, तो इसका प्रूफ देखो किस तरीके से ये प्रूफ आता है. सपोज ये कंडक्टर है, चार्ज अगर प्लस क्यू देते हैं तो कहां पे रहेगा? सिर्फ सरफेस पे रहेगा. ठीक, इतना आपको पता है. अब देखो मैं गॉसियन सरफेस में एक सिलेंडर बना. दिस इज माय गॉसियन सरफेस. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3. सो यहां लिख दे रहा हूं, ये क्या है? गॉसियन सरफेस
partly inside and outside the क्या कंडक्टर। ठीक है, क्लियर है? पार्टली इनसाइड एंड व्हाट, पार्टली क्या आउटसाइड द कंडक्टर। अब ये जो सरफेस है, मतलब ये जो आपका गॉसियन सरफेस है, ये एकदम सरफेस के एकदम पास है। चलो मैं कुछ इस तरीके से बनाता हूं आपको, एक मिनट। ये ऐसा हो गया, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से हो गया। ये 1 हो गई, ये 3 हो गई, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सरफेस के सिर्फ परपेंडिकुलर होगा। एरिया वेक्टर याद करो सिलेंडर के लिए, ds1 ds2 ds3, this is what ds3। Are you getting this? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? This is what, yeah, ds3। ds3 ds1 and this is what ds2। so ds1 को थोड़ा और बड़ा बना देता हूं। देखो डायग्राम का ही सारा गेम है। ये ds1 ds2 and this is what ds3। ठीक है, डायग्राम क्लियर है? ये गॉसियन सॉरी, दिस इज माय कंडक्टर। चलो लिख भी देता हूं, दिस इज कंडक्टर। ये सिलेंडर गॉसियन सरफेस, आधा अंदर आधा बाहर, ds1 ds3 एंड दिस इज व्हाट ds2। so this is what 1 2 and what 3। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो याद है सिलेंडर के लिए हम लोग करना क्या सीखे थे? अगर आप याद करो, EDS cos theta for the whole cylinder is what? चलो cos को ही लिख देते हैं पहले। पूरा सिलेंडर के लिए Q enclosed by क्या? एप्सिलॉन नॉट होता है। दिस इज व्हाट फ्रॉम गॉस लॉ। आपको पता ही है ये चीज है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूं। अब पूरे सिलेंडर को कैसे तोड़ते थे याद करो, EDS cos theta for the cylinder is EDS cos theta for 1 plus EDS cos theta for 2 plus EDS cos theta for 3। मतलब क्या, 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए ऐड करते जाना है। तो अब देखते जाओ, ये ऐसे ही आ गया 1 के लिए E और ds1। so this is what E ds1 cos 0 डिग्री। आ रहा बात समझ में? E और ds1 के लिए ds2। अब देखो ये जो 2 सरफेस है, यहाँ पर क्या E है? नहीं, E अंदर में नहीं है, E सिर्फ बाहर पे है। तो यहाँ पर ये E का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। चलो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ cos थीटा। क्लियर है? क्यों? यहाँ पर व्हाट मैं लिखता हूँ E inside equals to what 0। ठीक है, प्लस थर्ड के लिए। तो देखो थर्ड सरफेस आधा अंदर है, तो अंदर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, और जो बाहर पे भी है, बात को समझना, जो बाहर पे भी है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? परपेंडिकुलर है। तो दिस इज व्हाट E ds3 cos 90 लिख सकता हूं, या E भी 0 होने से तो अल्टीमेटली ये वाला टर्म पूरा 0 हुआ और ये वाला भी टर्म पूरा 0 हुआ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ds1 और E के बीच में cos 0 डिग्री है, ठीक है।
ds2 अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो देखो E के जगह क्या आ गया, 0 हो गया। ds3, तो ds3 में पार्टली पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds3 90 डिग्री है, और जो पार्टली है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो ये दो टर्म 0 हो गया। तो अल्टीमेटली दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ E ds1, ठीक है, cos 0 का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। सो E को मैं बाहर ले आया, इंटीग्रेशन ऑफ ds1, तो ds1 इज व्हाट, पाई व्हाट r स्क्वायर। इसका रेडियस गॉसियन सरफेस क्या है, सिलेंडर है, पार्टली इनसाइड एंड आउटसाइड है, तो इसका रेडियस चलो मैं r मैं डिस्क्राइब कर देता हूं, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये इतना आ गया, ठीक है। तो अब मैं इसको जब गॉस लॉ में लिखूंगा तो E into pi r square is what, Q enclosed by epsilon। देखो LHS पूरा सॉल्व हो गया, आ रहा है बात समझ में। अब RHS की बारी, तो अगेन याद करो ये सेम चीज हमने पढ़ा है कि Q enclosed, व्हाट इज Q enclosed, इसके अंदर चार्ज, तो इसके अंदर सिर्फ यही वाला चार्ज आएगा, आ रहा है बात समझ में, सिर्फ इतना पार्ट इस सिलेंडर के अंदर है, बाकी सारा बाहर है। तो Q enclosed याद करो हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा चार्ज डेंसिटी इनटू क्या, एरिया, दैट इज व्हाट, पाई r स्क्वायर। ये जो कंडक्टर है इसका हम लोग टर्म डिफाइन कर लेते हैं सिग्मा, सिग्मा इज व्हाट, चार्ज डेंसिटी। तो Q enclosed को जब उसमें पुट कर दो, E into pi r square is sigma pi r square by epsilon naught। तो ये pi r square कट गया, तो E equals to what, sigma by epsilon। याद रखना ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल वाले लोग पूछते हैं, और ये सिर्फ क्या है, एट सरफेस। आ रहा बात समझ में, ये सिर्फ यहां पर है, सरफेस पे हम निकाल रहे हैं। अब ध्यान दो, एक नोट करके पॉइंट लिख रहा हूं, इसमें थोड़ा सा डाउट आता है। E due to infinite plate is sigma by 2 epsilon। तो ये क्या है ना, बच्चे गलती कर देते हैं कि कंडक्टर के सरफेस पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, इनफाइनाइट प्लेट के लिए सिग्मा बाय क्या 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन आती है कि सर हम सरफेस पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बोल दिए और इनफाइनाइट प्लेट के लिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बोल दिए। तो ध्यान रखना, कंडक्टर के सरफेस पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और इनफाइनाइट प्लेट के लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये प्रूफ सेम था, सिलेंडर को लेकर हमने किया था, सिलेंडर को लेकर हमने इनफाइनाइट प्लेट के लिए ही किया था, तो पूरा का पूरा वही है। बस ध्यान देने वाली बात है कि अंदर में E का वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ तक मैंने 6 की 6 प्रॉपर्टीज पढ़ा दी, सबका रीजन भी बता दिया, प्रूफ भी बता दिया। प्लीज यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करते रहना इन 6 के 6 प्रॉपर्टीज को। मैं अब इसको एक बार समराइज करके एक ही डायग्राम में आपको याद करवाने की कोशिश करता हूं। अब हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी सबको हम यहाँ पे रिवाइज करते हैं, समराइज करते हैं। तो अगर आपको ये डायग्राम बेसिकली याद रहेगा, ठीक है, अगर आपको बेसिकली ये डायग्राम याद रहेगा तो आप फटाफट चीजों को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंडक्टर है, सबसे पहला इसके अंदर E क्या हुआ, 0 हुआ, पहली प्रॉपर्टी, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहती है, ठीक है। सेकंड, कोई भी चार्ज दो अगर आप इसको, तो कहां पर रिसाइड करेगा, सिर्फ सरफेस पे रिसाइड करेगा, ठीक है। थर्ड, थ्रू आउट पोटेंशियल इज व्हाट, कांस्टेंट, V इक्वल्स टू कांस्टेंट, कहीं पर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आ रहा बात समझ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड द वैल्यू इज व्हाट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी।
आ रहा है बात समझ में? तो ये डायग्राम अगर आप याद रख रखे हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम एज सच नहीं होगी। क्लियर है? और अगर जैसे ये तो पॉजिटिव के लिए मैं किया, ठीक है, अगर ये नेगेटिव होता, अगर ये क्या होता, नेगेटिव होता, तो नेगेटिव में क्या होता, बस ये टुवर्ड्स होता। तो आप चाहो तो अपने से, अपने नोट्स में मैं नहीं बना रहा हूं, अंदर में E0 V कांस्टेंट, अगर मैं इसको -q चार्ज दूंगा तो क्या डायग्राम बनेगा आपको अपने से बता सकते हो। क्लियर है? तो ये समरी हो गई, ठीक है। फिर लास्ट एक छोटा सा चीज मैं बताता हूँ, कैविटी या होल इनसाइड द कंडक्टर। इसको पता है एंट्रेंस वालों ने बहुत ज्यादा यूज किया है, तो यही चीज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग इसको प्रॉपर्टीज में पढ़ाते हैं, मैं एज अलग कंसेप्ट लेके पढ़ा रहा हूँ। तो क्या है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इनसाइड द कैविटी ऑफ अ कंडक्टर। एक कंडक्टर में आप होल कर दो तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से पास नहीं करेगा। द पोटेंशियल इनसाइड द कैविटी इज सेम एज दैट ऑफ द कंडक्टर, यानी कि जो कंडक्टर का पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल उसके होल में होगा। तो चलो मैं बताता हूं क्या है ये। सपोज एक कंडक्टर है, सपोज ये एक कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में रखेंगे तो ये ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगी। अब सपोज ये एक होल बना दिया, ठीक है, so this is a क्या होल, ठीक है। तो अभी भी जो एक और बना देते हैं, ठीक है, तो अभी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ध्यान देना, अगर किसी को लगेगा से तो होल से पास करेगा, नहीं, तो होल में भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं रहेगा। यानी कि यहां पर जैसे इसमें E = 0 है, यहां पर भी E = 0 है, इस होल में भी क्या E = 0। फिर ये पूरे कंडक्टर का V कांस्टेंट है, इसमें भी पूरे कंडक्टर का V कांस्टेंट है, इसका भी क्या है, V कांस्टेंट है। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कंडक्टर में होल कर दोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि सर हाँ ये लाइंस तो होल में से पास करेगी, नहीं, होल या कैविटी, कैविटी बोल लो, होल बोल लो, तो उसमें ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगी और उसका पोटेंशियल पूरे थ्रू आउट मतलब अगेन समझ में आ रहा है, यहाँ पे 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 थ्रू आउट पोटेंशियल विल बी द व्हाट सेम। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमने कंडक्टर्स पूरा कंप्लीट कर लिया है। कुछ छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायग्राम्स हैं वो डिस्कस करके आज का लेक्चर हम लोग फिर कंप्लीट करते हैं। ये लास्ट छोटा सा चीज डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने के लिए बोलता है कंडक्टर्स के लिए या मेटल्स के लिए, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर द फॉलोइंग कंडक्टर्स। ठीक है, ये कंडक्टर है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ क्या होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, अब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए क्या होगा, टुवर्ड्स। आपको ये सब चीज आती है, बस मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। अब ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। जैसे ये प्लस क्यू चार्ज को एक मेटल कंडक्टर के पास रखे, देखो ये इन सब के पास क्या है, कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, ये इसमें इंड्यूस करेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज। तो देखो डायग्राम कैसे बनेगा, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। ठीक है, प्लस से निकल रहा है, प्लस से निकल के माइनस, फिर अंदर में कुछ नहीं होगा, फिर वैसे ही जितना आप यहां से घुसा रहे हो वैसे ही आपको निकलना। आ रहा है बात समझ में? क्लियर बन रहा है? प्लस के कारण ये नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, प्लस से निकला, अंदर में कुछ नहीं रहा। फिर अब इसका ये नेगेटिव है तो यहाँ इंडक्शन होके पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से होगा, हमेशा सरफेस के क्या परपेंडिकुलर। ये भी हमेशा क्या है, सरफेस के
परपेंडिकुलर। तो ये चीज आपको बस ध्यान रखना है कि अंदर में नहीं और सरफेस के परपेंडिकुलर। फिर ये जैसे आप नेगेटिव का बनाते हो तो नेगेटिव में घुस रहा है और ये सरफेस की क्या है परपेंडिकुलर। तो आपको एग्जामिनर ये चीज चेक करेगा कि अंदर में देखो E0 है और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है। अब ये फोर्थ वाला में अब ध्यान दो, ये अच्छा है, ये पॉजिटिव तो यहाँ पूरा नेगेटिव, ये पूरा पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव तो ये पूरा नेगेटिव और ये क्या हो गया पॉजिटिव। तो ये बस वही ध्यान रखना है हमको। क्लियर? पॉजिटिव से निकल के क्या नेगेटिव में जा रहा है, फिर ये पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर ये क्या पॉजिटिव से निकल। तो दिस इज व्हाट ऑलवेज क्या परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लास्ट वाला प्लस है तो यहाँ इंडक्शन होके माइनस, यहाँ इंडक्शन होके प्लस, ये प्लस तो यहाँ माइनस, फिर अगेन यहाँ प्लस। देखो ये कुछ इस तरीके से होगा। तो देखो सरफेस के परपेंडिकुलर शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो ये सारा सरफेस के परपेंडिकुलर, ये भी सब सरफेस के परपेंडिकुलर, पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है। आ रहा है बात समझ में? फिर वापस यहाँ से ये ऐसे करके आ रहा है बात समझ में? आर यू गेटिंग दिस? फिर नेगेटिव में घुस रहा है तो ये क्या पॉजिटिव से क्या निकल। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ तक हम लोग कंडक्टर्स पे बहुत सारे एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए हैं, बहुत इजी सा चीज था। तो प्लीज आप ये पूरा कंडक्टर्स को रिवाइज करना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है, मैं कैपेसिटर्स में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हम लोग कैपेसिटर्स में कंडक्टर्स से डील करेंगे। तो प्लीज ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से काफी क्वेश्चंस आता है, रिवाइज करते रहो। हम इसके बाद फिर आगे इस यूनिट पे विल अगेन मूव फॉरवर्ड। थैंक यू।